प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 1 हम लोगों को देखना है। इसमें से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, ये आपके अध्याय का नाम है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दूसरा रासायनिक समीकरण क्या हैं, रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, और सबसे अंतिम में देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात रासायनिक समीकरणों के प्रकारों के बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहला नंबर होगा इसमें रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। आप ध्यान देंगे, इसको देखने के लिए अपने आसपास में ही हम लोगों को घर में ही देखना है। सामान्यतः आपके घर में जो गतिविधियां प्रतिदिन चलती हैं उन्हीं से आपको ढूंढना है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ प्रतिदिन खाना बनता है, उसमें गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है और बर्नर में आकर के जलती है, जिसमें से आप उसमें ब्यूटेन को जलाते हैं, अर्थात ब्यूटेन का ऑक्सीकरण हो रहा है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। प्रत्येक समय आप श्वसन क्रिया लेते हैं, आपके पेट में पाचन क्रिया चलती है, श्वसन क्रिया हो रही है, इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। आपके घर की सफाई होती है, दीवारों में आप पेंट करवाते हैं या दीवारों में आप चूना लगवाते हैं, ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अर्थात आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी परिवर्तन रासायनिक पदार्थों से संबंधित होते हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इस तरह से हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं को देखना है आगे रासायनिक समीकरण के रूप में। तो ध्यान देंगे, सामान्यतः विज्ञान की एक ये सिद्धांत होता है कि किसी भी खोज के बाद वो अपने व्यक्तित्व को या खोज को या जो भी उसका एप्लीकेशन होता है उसको संक्षिप्त में व्यक्त किया जाता है। संक्षिप्त में व्यक्त करने का तात्पर्य होता है हमको कम समय लगेगा, कम स्थान लगेगा और जल्दी उसको हम शीघ्रता से व्यक्त कर सकेंगे। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं और अणुओं के द्वारा व्यक्त करने से बना हुआ समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस रासायनिक समीकरण को हम संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे इसमें दूसरे नंबर में आप देखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए आप इसमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CO2। इसी प्रकार से जैसे आप CaO अर्थात कली चूना प्लस इसमें पानी मिलाते हैं तो ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस, अर्थात बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरह से चूना कली को जैसे ही आप पानी के साथ में मिलाते हैं तो ये बना लेता है बुझा हुआ चूना। कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में आप जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है, साथ में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत भी आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें से पहले नंबर में हमने कार्बन को लिया, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो CO2 गैस बनता है। इसको यदि आप हिंदी बेस पर लिखेंगे सामान्यतः तो यहाँ पर इसमें हो गया कार्बन, यहाँ पर कार्बन और प्लस इसके साथ में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्रिया कराएंगे तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देंगे, आप देख रहे होंगे इसमें हम समीकरण को जब लिखते हैं तो जल्दी हो जाता है सिंबल बेस पर, लेकिन जब इसी को आप हिंदी में लिखते हैं अर्थात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं को और अणुसूत्रों का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा समय तक लिखना भी पड़ता है, ज़्यादा लंबा पड़ता है और आपका पेपर भी ज़्यादा लगता है।
तो इसलिए इसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए। और इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने से बना समीकरण ये हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने कली चूने को पानी के साथ मिलाया और इसमें एक बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, इनका नाम नोट कर लेंगे। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर हो गया पानी, फिर इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात इसी को आप बुझा चूना कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? बुझा हुआ चूना। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी हमारा समीकरण हुआ और ये भी हमारा एक समीकरण हुआ। अब इसके बाद में हम लोगों को तीसरे स्टेप में देखना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो इसको साफ कर लेते हैं अभी हम लोग। रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए बहुत सरल विधि है, इसमें कुछ हमको अलग से ही नहीं लिखना है, न तो कुछ याद करना पड़ता है। सामान्यतः जो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हीं पदार्थों को हम उनके परमाणुओं के संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, जैसे तीसरे नंबर में आप लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो ध्यान देंगे हमेशा इसमें बाईं ओर अभिकारकों को रखा जाता है, दाईं ओर उत्पाद रखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाया जाता है। तो इसमें से ध्यान देंगे जैसे यहाँ पर अभिकारक हमारे एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे पहला अभिकारक हो गया 1, अभिकारक नंबर 1 हमने ले लिया, प्लस इसके बाद में अभिकारक हो गया हमारा ये 2, अर्थात हमारे इसमें से 2 अभिकारक, 3 अभिकारक भी हो सकते हैं। इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो बीच में एक एरो का चिन्ह होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उत्पाद आप लिखते हैं, अर्थात उत्पाद को हमेशा RHS में राइट हैंड साइड में और अभिकारकों को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। अभिकारकों के बीच में हमेशा एक प्लस का चिन्ह लगाया जाता है जो ये बताता है कि अभिकारक आपस में संयोग कर रहे हैं, जबकि उत्पाद हमेशा एरो की दूसरी ओर रहता है। इसके दोनों के बीच लगा हुआ ये एरो का चिन्ह अभिक्रिया के दिशा को बताता है, अर्थात इसमें ये शो कर रहा है कि अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक, इसके बाद में जैसे हम लोग उदाहरण में देखते हैं एक रिएक्शन को, और उस रिएक्शन के उदाहरण के द्वारा देखेंगे और क्या गतिविधियां इसके साथ में हम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें आपने CaO प्लस CO2 एरो CaOH होल ट्वाइस। अभी इस रिएक्शन को हम लोग देखे थे पहले, इसमें देखेंगे कली चूना हमारा कैसा होता है? ठोस, अर्थात अभिकारकों के अवस्थाओं को भी व्यक्त किया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं हम? जैसे उसका सूत्र रहता है, सूत्र के दाईं ओर नीचे संक्षिप्त में उसकी अवस्था को व्यक्त करते हैं। जैसे यस यहाँ पर हमने लिख दिया, यदि यस फॉर ये सॉलिड हो गया अर्थात ठोस अवस्था में है, यदि लिक्विड लिख दिए अर्थात ये लिक्विड हो गया अर्थात ये द्रव अवस्था में होगा, और यदि गैस लिखा हुआ है तो ये गैसेस स्टेट में होगा। तो इस तरह से इनको संक्षिप्त में लेते हैं। यदि हमारे इसमें से जलीय विलयन है तो आप उसको एक्वेटिक सॉल्यूशन के रूप में लेंगे। एक्वेटिक सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन क्या होगा? ये जलीय विलयन यदि आपने लिया है तो AQ के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों में ये हो गया गैस, सॉलिड हो गया, ये हो गया गैस, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस, अर्थात यहाँ पर आप G लगा लेंगे।
और दूसरा यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को, यहाँ पर सॉरी लिक्विड होगा H2O, ये लिक्विड आएगा। तो इसको जैसे ही आप क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात एक्वेटिक जलीय विलयन। सॉल्यूशन ऐसा कैसा रहता है इसका, एक्वेटिक रहेगा, मीन्स आपका जलीय विलयन बनेगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं हम लोग कि इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में, H2O लिक्विड स्टेट में, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक जलीय विलयन बनाते हैं, जिसके आगे हम एक्वेटिक अवस्था को शो करते हैं। यदि इसमें कोई गैस बन रहा है तो उसको हम एरो लगा करके ऊपर की ओर भी शो कर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जैसे दूसरे रिएक्शन को हम लोग लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, अन्य इसके उत्प्रेरक, उसके साथ में यदि हमने ताप दिया है, दाब दिया है, तो उसको भी शो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर आपने ले लिया है N2 प्लस H2 एरो, इसमें आप क्या करेंगे, बाई डायरेक्शनल एरो दोनों तरफ आधे आधे मुंह में लगाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये बनाता है NH3, अर्थात यहाँ पर हो गया आपका 2 है नाइट्रोजन, तो 2 हो जाएगा NH3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 बन गया। अब देखेंगे इसमें हमको अवस्थाओं को व्यक्त करना है, साथ साथ अन्य भी इसके कारक जो भाग ले रहे हैं उनको भी प्रदर्शित करना होगा। जैसे N2 आपने गैस लिया, अर्थात यहाँ पर आपने गैस लगा दिया। हाइड्रोजन भी आपका गैस है, अर्थात यहाँ भी आपने गैस लगा दिया। यहाँ पर दोनों तरफ आधे आधे एरो का निशान लगा है, जो ये बता रहा है, ऊपर का निशान बता रहा है कि दाएं ओर से बाएं ओर की अभिक्रिया हमारी चलती है। लेकिन यदि आप उत्पाद को नहीं हटाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद अभिक्रिया फिर से अमोनिया टूट करके और दाएं ओर से बाएं ओर चलने लगती है, अर्थात ये अभिक्रिया हमारी दोनों तरफ चलती है। उन अभिक्रियाओं में हमको द्विमुखी तीर, अर्थात दोनों तरफ के तीर को आधा आधा करके लगाना होता है। फिर इसके बाद इसमें ऊपर आप दाब भी लगाते हैं और साथ में एक निर्धारित ताप भी देते हैं, अर्थात इसमें लिए गए कंडीशन को आपको एरो के ऊपर और नीचे रखना होता है। साथ साथ इनकी अवस्थाओं को भी आपने लगा लिया है, कौन किस अवस्था में है। तो इस तरह से किसी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते समय हमको उसके तत्वों के परमाणु अथवा अणुओं को, उनके अभिकारकों को और उत्पाद को अलग अलग दिशाओं में रखते हुए उनकी अवस्थाओं और साथ साथ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले परिस्थितियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। चले इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं रासायनिक समीकरणों का संतुलन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको एक मेथड देखना है जो बहुत ही आसान है। आप देखेंगे इसमें चौथे नंबर में रासायनिक समीकरणों का संतुलन, हीट एंड ट्रायल मेथड इसमें यूज किया जाता है, अर्थात हम बार बार प्रयास करेंगे इसमें, जब सही हो जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में लेके हम लोग चलते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे आपने ले लिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें से अभी जो रिएक्शन आप लेके चल रहे थे उसी के द्वारा हम किसी भी रिएक्शन को लेके चलते हैं। जैसे कार्बन हो गया प्लस O2 हो गया, एरो CO2 हो गया। अब इसको देखेंगे आप, जो इसमें भाग लेने वाले परमाणु हैं उन सब को हम पहले रख लेते हैं। तो ये हो गया, जैसे इसमें ले रहा है कार्बन भाग, फिर इसके बाद ऑक्सीजन हो गया, दाईं ओर भी हमारे वही परमाणु होंगे। तो इस तरह से पहले इनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर दोनों तरफ संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा LHS और इधर हो गया RHS, अर्थात अभिकारकों का साइड हमारा क्या होगा, बायां पक्ष होगा, अर्थात LHS के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे। और जहाँ पर उत्पाद बनते हैं उसको हम RHS अर्थात दाएं पक्ष के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब अलग अलग दोनों तरफ इनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे कार्बन LHS में एक कार्बन है, अर्थात यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन 2 हैं, अर्थात यहाँ पर 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे, CO2 में कार्बन का परमाणु हमारे 1 है, अर्थात 1 हमने रख लिया। और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2, अर्थात यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 2। इतना रखने के बाद फिर इसको हम लोग मिलाएंगे
कि कार्बन की दोनों पक्षों में संख्या बराबर है कि नहीं, जैसे इसमें दोनों में पक्षों में बराबर है। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन को देखेंगे कि बाएं और दाईं ओर इसके भी पक्ष दोनों बराबर हैं कि नहीं। संयोग से हम लोग देख रहे हैं कि इस समीकरण में हमारे दोनों ही तत्वों के दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात यह एक संतुलित समीकरण होगा। कैसा होगा ये? संतुलित समीकरण होगा। ठीक, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं जिसमें से हम लोगों को देखना है और संतुलित भी करना होगा। इस दूसरे उदाहरण में आप आयरन की क्रिया कराते हैं भाप के साथ में, Fe+H2O एरो। इसमें आयरन का एक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब देखेंगे इसमें हम लोगों को लेकर के मेथड चलना है। यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं उनको पहले हम लोग इधर डिनोट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो गया, एक हो गया आयरन, पहले नंबर में इसमें कौन सा लगा हुआ है? आयरन। दूसरा हो गया इसी में हाइड्रोजन और तीसरा हो गया ऑक्सीजन, अर्थात 3 परमाणु इसमें हमारे LHS अर्थात बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में भी हमारे Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उपस्थित हैं, अर्थात 3 परमाणु दोनों तरफ उपस्थित होंगे। अब हम लोग इनकी संख्याओं को रख लेते हैं। अपने से भी अन्य उदाहरण लेकर के आपको प्रयास करना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आयरन की संख्या इधर कितनी हो गई? 1, तो इधर 1 रख लिए। फिर हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 2, तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। फिर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 1, तो इसको हम यहाँ पर 1 रख लेंगे। अब चलते हैं दाहिनी ओर। तो दाईं ओर देखेंगे इधर आयरन की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि किसी भी परमाणु की जो संख्या होगी वो उसके दाईं ओर नीचे रखी होती है, और यदि पूरे सूत्र में पहले रखी हुई है तो वो सभी परमाणुओं के लिए गिनी जाएगी। तो यहाँ पर हो गई आयरन की 3 हो गई, ऑक्सीजन की हो गई इसमें 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया, और हाइड्रोजन इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं। अब इसमें हम लोगों को मिलाना है। ध्यान देंगे, जब हमारे पास ऐसा समीकरण आ जाए जिसमें से सभी परमाणुओं की संख्याएं अलग अलग रहें, तो उस स्थिति में हमको देखना है किस परमाणु अर्थात किस तत्व के परमाणुओं की संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या है और परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हमें सबसे पहले बराबर करना है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन इधर 4 हो रहा है और इधर ऑक्सीजन आपका 1 हो रहा है। तो पहले तो आप ऑक्सीजन को बाएं पक्ष में बढ़ा देंगे। इधर 4 है अर्थात यहाँ पर भी आप कर लेंगे 4। अब यहाँ 4 तो कर दिए, लेकिन देखेंगे कि यहाँ किस अणु में हमारे ऑक्सीजन जुड़ा है, अर्थात उसकी संख्या को भी हमें 4 करना होगा। तो देखेंगे इधर H2O में एक अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसलिए हमको इसकी संख्या को 4 करना होगा। इसके द्वारा अब 4 ऑक्सीजन हमारे H2O में आ गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जब इधर हमने कर दिया कितना 4 H2O के अणुओं को किए, तो हाइड्रोजन अचानक बढ़कर के कितना हो गया 8, अर्थात अब देखते हैं हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 2 से हो गया कितना 8। अब इसको हम देख रहे हैं कि इधर 8 हो गया, लेकिन दाईं ओर देख रहे हैं कितना है 2, तो अब इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। तो इसको भी हम कर देते हैं कितना, यहाँ पर 8 करेंगे तो हो जाएगा कितना, इसमें 8 करने के लिए 4 का गुणा करना होगा, अर्थात यहाँ पर 2 गुणे 4 बराबर 8 करना होगा। इसको ना काटें आप, तो सीधे रहने देंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ H2O हो गया H2 और यहाँ कर लेंगे 4, तो आ जाएगा 4 दूना 8 हो गया। इसी तरह से अगले स्टेप में देखेंगे अब फिर से कि आयरन इधर कितना है 3, लेकिन जब हम बाएं पक्ष में इसको देखते हैं तो इधर आयरन कितना हो रहा है 1, इसलिए इसकी संख्या को भी आप इधर से हटा करके 3 कर दें और इसके पहले 3 लगा देंगे। जिसके दाईं ओर आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आणविक अवस्था में खुद पहले से है, धातु है। फिर मिला लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, हम तत्वों को ऊपर से नीचे क्रमशः नोट कर लेंगे। अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष और उत्पाद को दाएं पक्ष में रख लेंगे। इनके जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्याओं को क्रमशः तत्वों के सामने हम रख लेते हैं। दोनों तरफ के संख्याओं को रखने के बाद
जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या होगी उस तत्व को हम सबसे पहले बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद फिर क्रमशः इनके संख्याओं को बराबर करते हुए ऊपर समीकरण में हम इनके संख्याओं को बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको संतुलित रासायनिक एक समीकरण प्राप्त होता है। ये भी हमारा संतुलित हो गया। तो इस तरह से इसको आप प्रयास करेंगे, अन्य समीकरणों को लेकर के भी संतुलित करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा है इसमें रासायनिक संतुलन। तो ये भी ध्यान दें कि किसी भी समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं। सामान्यतः इसमें 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था, उसमें एक नियम दिया गया था। उस नियम में क्या बताया गया था कि रासायनिक समीकरण हमेशा अविनाशिता के नियम अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। और इस स्थिति में द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमानों का योगफल उस समीकरण से प्राप्त उत्पादों के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात जब तक आप किसी भी समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा, अर्थात वो हमारा अधूरा रहेगा। इसलिए उसे हमको संतुलित करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका संतुलन। अब इसके बाद में अगला स्टेप है रासायनिक समीकरणों के प्रकार। चले देखते हैं इसमें हम रासायनिक समीकरणों के प्रकारों को। रासायनिक समीकरण मुख्यतः हमारे इसमें 5 प्रकार से हैं और जिनको संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। तो इसमें 5 में अगले नंबर में हो जाएंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब रासायनिक समीकरणों के प्रकारों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार इनके नाम। आप क्रमशः इनको देख करके देखते रहेंगे तो ध्यान में आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया भी इसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर में वियोजन अभिक्रिया, ध्यान देंगे, वियोजन अर्थात इसको अपघटन अभिक्रिया भी आप कहते हैं। तीसरे नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथे नंबर में द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5वें नंबर में देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इस तरह से हम लोगों को इन 5 अभिक्रियाओं को देखना है। तो चलें इसमें पहले नंबर में लेके चलते हैं। तो यहाँ पहली अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया अर्थात योगात्मक अभिक्रिया भी आप इसको कहते हैं। इनके प्रकारों को ध्यान में रखने के लिए आपको हम एक एक कोडिंग बताएंगे, उसको ध्यान में पकड़ के रखेंगे जिससे हम किसी भी अभिक्रिया को देखें तुरंत पहचान सकें कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया, अब ध्यान देंगे हर एक नाम में कि विज्ञान ऐसा नाम रखता है कि जिसके नाम में ही उसकी परिभाषा भी जुड़ी होती है। संयोजन अभिक्रिया या इसी को आप योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलिए इसके नाम को देखिए। संयोजन माने होता है योग अर्थात जोड़ना, या दूसरे नाम से कहेंगे आप योगात्मक तब भी होता है योग करना अर्थात जोड़ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में एक साथ सहयोग करते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। ध्यान रखेंगे फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करते हैं और सहयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, तो इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया अर्थात योगात्मक अभिक्रिया। तो चलें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से हम लोगों के समझ में आएगा। तो इसमें जैसे देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में आप
यहाँ पर जैसे अभी समीकरणों को हम लोग सामान्य तौर से लेके चल रहे थे, तो कार्बन को जैसे आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर बना लेता है CO2। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट नंबर 1, ये हो गया रिएक्टेंट 2। इन दोनों को आप रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट 1। ध्यान देंगे, संयोजन अभिक्रिया में मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बनता है, तो इसको पकड़ के आप रखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेंगे और उत्पाद उनका एक ही बनेगा। ठीक, ऊष्मा निकल सकती है अलग से। दूसरे नंबर के रिएक्शन में आप चलेंगे इसी का जस्ट अपोजिट, अर्थात वियोजन, डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन रिएक्शन माने योगात्मक, डिकम्पोज करना माने तोड़ना, अर्थात विघटन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं आप। अर्थात ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब इसके नाम से ही आपको ध्यान में आ रहा होगा, वियोजन माने होता है टूटना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्या करती हैं, टूटती हैं। अर्थात सिंपल फॉर्म पर देखेंगे आप, इसमें से अभिकारक हमारा एक होगा और वो टूट करके एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा Ca एग्जाम्पल में CaCO3 चूना पत्थर, ये क्या होगा, चूना पत्थर। और जैसे आप इसको हीट करते हैं अर्थात गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर ये टूट करके CaO प्लस CO2 गैस बनाता है, साथ साथ CaO अर्थात कली चूना बनाता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक अभिकारक हमने लिया और इसको जैसे गर्म करते हैं तो ये टूट करके 2 अभिकारकों माने 2 उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें आपको क्या पकड़ के रखना है, नाम से आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, कैसी होगी, विघटन अर्थात वियोजन अभिक्रिया होगी, जैसे इसमें आपने देखा है। तीसरे नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन रहता है इसमें ध्यान रखेंगे, जो ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है, ज़्यादा एक्टिव धातु होती है या एलिमेंट होता है, वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं से बने हुए लवणों से या यौगिकों से उसको रिप्लेस कर देता है। अब रिप्लेस कर देना माने हटा के जुड़ जाना, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें देखेंगे यहाँ भी दिया हुआ है हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का तात्पर्य हो गया विस्थापित कर देना, अर्थात उसको स्थान से, किसी को भी स्थान से हटा देना, निर्धारित स्थान जहाँ पर है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ हम लोग क्लियरली 2 को देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोगों की एक सक्रियता श्रेणी दी हुई है रसायन विज्ञान में, उसको आगे देखेंगे फिर हम लोग। अभी जिंक रहता है हाइड्रोजन से ऊपर और कॉपर होता है हाइड्रोजन से नीचे। ध्यान रखेंगे, सक्रियता श्रेणी में जिंक हमारा ज़्यादा क्रियाशील हो गया, फिर इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। तो अब ध्यान देंगे, हमने एक बार क्या बताया था कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके यौगिकों से रिप्लेस कर देती है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिंक को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये हो गया जिंक, और जिंक को जैसे आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, कॉपर के यौगिक, जैसे सपोज कीजिए कॉपर सल्फेट, जैसे इससे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ क्या करता है, ये आ करके इसको हटा देता है। जैसे इसको हटाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इसमें जैसे इसको हटाएगा तो अगले स्टेप में यहाँ पर बन जाता है ये जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा इसमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को हटा दिया तो कॉपर इससे
बाहर हो जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिंक के द्वारा कॉपर की कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर को रिप्लेस कर दिया गया और इसके स्थान पर आकर के जिंक खुद जुड़ जाता है। अर्थात इस तरह से ये हमारी अभिक्रिया कैसी होगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। और इसके नाम भी लिख देंगे आप, यहाँ पर हो गया कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, और यहाँ हो जाएगा ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया। ठीक, इस तरह से इस वीडियो में आप इतना ही देखेंगे, ज़्यादा लंबा होगा। इसके 2 प्रकार और साथ में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में आते हैं, परीक्षा में भी आते हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम लोग इसके जो बचे हुए शेष प्रकार हैं और क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो को देखने के बाद में ऐसी आशा है कि आपके समझ में तो आया ही होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, जिससे अगला वीडियो आपके पास तक उसका मैसेज आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।